हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 4 का सिलेबस और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि हम जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए कि आपके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और साथ में किस पोर्शन में किस तरह का क्वेश्चन है उस चीज़ को देखने के लिए। तो बहुत ही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको समझना। पहला तो आपका सिलेबस क्या है वो, और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं आप लोगों का जो सिलेबस है वो मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, दैट मीन्स आप लोगों को मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। तो मॉडर्न इंडिया के कौन कौन से पोर्शन को पढ़ना है या पर्टिकुलर कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको देखना है वो देख लीजिए। जैसे पहला है इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इट्स हिस्टोरियोग्राफी। तो जो इसका हिस्टोरियोग्राफी है और जो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था भारत में उसके बारे में हमें देखना है और उसके ऊपर क्या चीज़ें लिखी गई उसके हिस्टोरियोग्राफी को हमें देखना है। फिर नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म। चूँकि हम लोग नेशनलिज्म को तो समझ रहे हैं कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र से प्रेम या एकजुट या एकता, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। लेकिन हमें जो सेकंड जो टॉपिक है उसमें हमें पर्टिकुलरली इंडिविजुअली पढ़ना है आर्थिक राष्ट्रवाद क्या था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या था। थर्ड नंबर पर हम आते हैं तो राइज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी उसकी स्थापना कैसे हुआ, उसका उदय कैसे हुआ, उससे रिलेटेड और भी जो जुड़े हुए तथ्य हैं कांग्रेस से रिलेटेड उन सारी चीज़ों को हमें देखना है। फोर्थ पे हम आते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन 1905 कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी एंड आत्मशक्ति। तो जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था 1905 में, यानी बंग भंग जो आंदोलन हुआ था 1905 में, उसे हमें देखना है कि किस तरह से पार्टीशन कर दिया गया था बंगाल का और उसके विरोध में एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ है। और उसी वक्त स्वदेशी और आत्मशक्ति का भी कॉन्सेप्ट आया है कि स्वदेशी क्या था और उसके साथ आत्मशक्ति जो था उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को भी हमें डिटेल में देखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है गांधीज राइज टू पावर। गांधीज है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, गांधीज राइज टू पावर यानी गांधी किस तरह से राजनीति में आए या किस तरह से उनकी शक्ति बढ़ी उस चीज़ को हमें देखना है। गांधीनियन मास मूवमेंट, गांधी के द्वारा जो 3 मास मूवमेंट किए गए थे, गांधी जी ने 3 मास मूवमेंट किए थे, वो था हमारा असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट मीन्स असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इन तीनों आंदोलन को हमें डिटेल में देखना है। रूट्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड कम्युनल अवॉर्ड, किस तरह से यहाँ पर कम्युनलिज्म का रूट बोया गया या फिर कहीं ना कहीं यहाँ जो सांप्रदायिकतावादी जो भावना थी उसकी जड़ में क्या चीज़ें हैं हमें वो देखना है और कम्युनल अवॉर्ड क्या है उस चीज़ को देखना है। डिमांड फॉर पाकिस्तान मूवमेंट फ्रॉम क्रिप्स मिशन टू कैबिनेट मिशन प्लान, किस तरह से पाकिस्तान का डिमांड किया जाने लगा, यानी एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का डिमांड किस तरह से किया जाने लगा, किस तरह से पाकिस्तान का फिर गठन हो गया। और इस प्रोसेस में क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन से लेकर कैबिनेट मिशन तक के बीच में जो जो भी प्रोसेसेस हुए हैं उन्हें हमें देखना है। पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमथ, यानी पार्टीशन और आफ्टरमथ जो भी है वो हमें देखना है कि किस तरह से हमें आज़ादी तो मिली लेकिन आज़ादी के साथ हमें एक बहुत बड़ा उसका क्या बोलेंगे भुगतान करना पड़ा, वो था पार्टीशन की 2 पार्ट में बढ़ गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो पार्टीशन कैसे हुआ और उसके बाद आफ्टरमथ मीन्स उसके बाद और कौन सी घटनाएं घटी है उन चीज़ों को देखना है। तो बेसिकली ये हमारा सिलेबस था कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें थी। अब सिलेबस के बाद हम देख लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ कुछ सजेस्टेड रीडिंग भी है जिसमें से आप बुक ले सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी में सरकार सुमित की जो बुक है, सुमित सरकार की बुक है, बिपिन चंद्रा की भी बुक है, आप ये सब देख सकते हैं, इससे सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर जो 4th सेमेस्टर में आया है उसे आप एक बार देख लीजिए तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे पहला है शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करना होगा 1 मार्क्स का, 5 क्वेश्चंस इसमें आपको करने होते हैं और ऑप्शंस भी इसमें हैं आपको, लेकिन आपको करने हैं 5 क्वेश्चंस। तो जैसा पहला क्वेश्चन है नेम अ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हु रोट ऑन इंडियन नेशनलिज्म, यानी भारतीय राष्ट्रवाद पर जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है
इतिहासकार का आपको नाम लिखना है। चूँकि राष्ट्रवादी इतिहासकार बहुत सारे हैं, अलग अलग अप्रोचेज़ है हिस्टोरियोग्राफी का या इतिहास लेखन का, उसमें जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है उसमें एक इतिहासकार का आपका नाम लिखना है। बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे हैं, जैसे डी.आर. भंडारकर है, आर.सी. मजुमदार है, आप कोई भी एक लिख दीजिएगा, आर.सी. मजुमदार आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल इन बंगाल व्हेन द पार्टीशन ऑफ 1905 वॉज अलाउड। जब पार्टीशन हो रहा था बंगाल का तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। इन विच ईयर डिड द ब्रेकअप ऑफ कांग्रेस हैपन इन सूरत, अर्थात सूरत विभाजन जो हुआ था, जो सूरत स्प्लिट हुआ था, वो कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1907, 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, यानी हिंद स्वराज के लेखक कौन है या हिंद स्वराज को किसने लिखा है, इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। नेम एनी टू लीडर्स ऑफ होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट के किसी दो लीडर का नाम लिखना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेसिकली दो इंपॉर्टेंट लीडर इससे जुड़े हुए थे, पहले तो बाल गंगाधर तिलक और दूसरी एनी बेसेंट, तो इन दोनों का नाम आप लिख दीजिएगा। क्योंकि आंसर्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है, आप वहाँ पर इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए और बाकी बात नोट डाउन आंसर को डिस्क्रिप्शन में जाकर कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच रिवोल्यूशनरी मूवमेंट डू यू एसोसिएटेड द स्लोगन डू और डाई, अर्थात जो करो और मरो का नारा था वह नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था या किस आंदोलन के समय दिया गया था। जैसे कि हम जानते हैं डू और डाई का जो नारा है, ये जो स्लोगन है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था कि अब हम तो या कुछ करेंगे या फिर मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, इस तरह का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। क्विट इंडिया मूवमेंट इसका आंसर है। इन विच ईयर वॉज द लाहौर रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम लीग, जो लाहौर रेजोल्यूशन था उसे कब पास किया गया, कब अडॉप्ट किया गया उसे, तो इसका आंसर होगा 1940 में। व्हेन डिड द ग्रेट कैलकाटा किलिंग टेक प्लेस, कैलकाटा किलिंग को और एक नाम से भी जाना जाता है जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे के भी नाम से जानते हैं, तो ये हुआ था आपका 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946। डिस्क्रिप्शन में सारे आंसर लिखे हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के, लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉसिबल नहीं है यहाँ पर सारे आंसर लिखना। लॉन्ग क्वेश्चन को मैं जस्ट उसका कंसेप्ट आप लोगों को समझा दूंगी और क्वेश्चन क्या है उसको समझा दूंगी, बाकी बात शॉर्ट क्वेश्चंस के सारे आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन समझने में दिक्कत आ रही है, स्पेलिंग का कोई इशू हो रहा है, तो आप नीचे ये सारे आंसर देख लें। व्हाट डू यू, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं 2 मार्क्स के ये क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स कैरी करते हैं और आपको 5 करना है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आप लोग अच्छा अगर कर लेते हैं तो आप लोगों का अच्छा मार्क्स यहीं से काउंट हो जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जैसा कि हम लोग सिलेबस में भी देखें कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म हमें पढ़ना है, तो आप लोगों को ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया है, तो जस्ट आपको इसका डेफिनेशन लिखना है, इससे ज़्यादा और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद कहते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म को, तो आर्थिक राष्ट्रवाद में क्या है कि अपने देश की जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी श्रम शक्ति है या जो हमारी पूंजी है, उस पर जो नियंत्रण होगा वो घरेलू नियंत्रण होगा, यानी देश का नियंत्रण होगा, उस पर बल दिया जाएगा। और बाहर की वस्तुओं पर आवश्यकता पड़ने पर हम कर भी लगा सकते हैं उसमें और उसे प्रतिबंधित भी कर सकते हैं, ताकि हमारी अपनी देश की जो वस्तुएं बन रही है या हमारी अपनी देश की जो इकॉनमी है वो ज़्यादा ग्रो कर पाए, ना कि विदेशी इकॉनमी। तो इसलिए टैक्सेस और कभी कभी इस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड, अर्थात कब और कहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, तो इसका उत्तर होगा, चूँकि इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में, और डेट था 1885, 1885 में हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय आत्मशक्ति, जैसे अभी हम लोगों ने इसे सिलेबस में देखा ही कि आत्मशक्ति क्या है, चूँकि आत्मशक्ति स्वदेशी मूवमेंट के समय ही की बात है, स्वदेशी मूवमेंट की ही हम इसे एक विशेषता भी कह सकते हैं कि आत्मशक्ति जो था वो स्वदेशी आंदोलन की एक विशेषता थी, जिसमें खुद के देश को आत्मनिर्भर यानी खुद को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई थी और विदेशी जो भी सामान थे उसका कहीं ना कहीं बहिष्कार करने की बात। ज़्यादातर आत्मशक्ति में सेल्फ रिलायंस, अपनी शक्ति को बढ़ाने का बल दिया जाता है, लिटरली अगर हम मीनिंग देखें आत्मशक्ति का, लेकिन हम जब इसे स्वदेशी से लिंक
करके देखते हैं या हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अपनी देश की जो शक्ति है, अपनी जो क्षमता है, अपनी जो निर्माण की क्षमता है, हम उस पर बल दें और विदेशी जो भी माल है, जो भी वस्तुएं हैं, उसका हम बहिष्कार करें। और स्वदेशी आंदोलन के समय ये चीज़ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से क्या समझते हैं? इसे भी आप, चूँकि चंपारण सत्याग्रह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन आप लोगों को 2 नंबर का यहाँ पर ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया, तो जस्ट आप इसे 2 से 4 लाइन में डिफाइन कर दीजिए कि बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह था, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। अर्थात नील की खेती के विरोध में चंपारण में, बिहार के चंपारण में जो विद्रोह अंग्रेजों के विरोध में किया गया था और इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। वही चंपारण सत्याग्रह कहलाया। और ये जो नील के कृषक थे वो तिनकठिया पद्धति का विरोध कर रहे थे। तिनकठिया पद्धति जो है वो नील की खेती से रिलेटेड थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ जालियांवाला बाग मैसेकर, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? तो इसे आप डिफाइन कर दीजिए कि ये कब हुआ था और इसमें क्या घटना घटी थी। तो हम जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जालियांवाले बाग में एक मेले का आयोजन किया गया था, एक सभा का आयोजन किया गया था और यहाँ पर एक मीटिंग भी थी। और वो जो मीटिंग था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में और कुछ भारतीय नेताओं के साथ अंग्रेज़ों ने बुरा व्यवहार किया था, उसके विरोध में यहाँ पर एक सभा, वो भी शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ पर जनरल डायर के नेतृत्व में गोलियाँ चलाई और इसमें बहुत सारे बूढ़े, बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं शामिल थे और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई। और लोगों ने तो जान बचाने के लिए, एक वहाँ पर बड़ा कुआँ था जो अभी भी हिस्टोरिकल इवेंट के रूप में देखा जाता है, वो एक हिस्टोरिकल साइट हो गया है। तो ये वो वाला पूरा का पूरा आप लोगों को 2 से 4 लाइन में लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी हिंदी में हम इसे कहेंगे विऔद्योगिकीकरण या अऔद्योगिकीकरण, यानी औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन के जस्ट उल्टा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी हम 2 लाइन में जस्ट इसको डिफाइन कर दें कि यह औद्योगिकीकरण की विपरीत प्रतिक्रिया है, जिसमें मुख्यतः भारी उद्योगों में गिरावट आती है, जिससे उत्पादन गिरता है और आर्थिक स्थिति में भी गिरावट देखने को मिलती है। और ये जो विऔद्योगिकीकरण, ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो घटना है वो भारत में कब घटी है? कॉलोनियल पीरियड में, यानी जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यही किया था। उन्होंने अपने मुनाफे के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ खोली, लेकिन भारत का जो उद्योग था या भारत की जो यहाँ के घरेलू उद्योग थे उसको उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और नए उस तरह के उद्योग नहीं लगाए जिससे भारत का विकास हो। उन्होंने वैसे ही कंपनियाँ और उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया जिनसे उनको फ़ायदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी चौरी चौरा जो घटना घटी थी या चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसकी विशेषता क्या है। तो पहले हम ये समझ लें कि ये चौरी चौरा जो इंसिडेंट है वो किससे जुड़ा हुआ था? वो जुड़ा हुआ है आपका असहयोग आंदोलन के समय। एकदम लास्ट फेज है असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन चरमोशिखर पर था और आंदोलन बहुत ही सक्सेस कर गया था, लेकिन गोरखपुर के चौरी चौरा जगह में एक घटना घटी जिसमें विद्रोहियों ने यानी आंदोलनकारियों ने वहाँ के पुलिस थाने में वहाँ के पुलिस को कैद करके और वहाँ पर पूरे के पूरे थाने में आग लगा दी। तो ये घटना जब घटने के बाद गांधी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। वो स्टेप था कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को ही बंद कर दिया, उसे वापस ले लिया। तो ये किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि चौरी चौरा कांड ने असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वेवेल प्लान, यानी वेवेल योजना से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, वेवेल और प्लान, यानी वेवेल योजना। तो वेवेल जो है वो नाम है, वायसराय का नाम है। तो वायसराय वेवेल ने एक योजना लाई थी, एक योजना उनके द्वारा लाई गई जो कि वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस योजना में बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये 2 मार्क्स का है। हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं, ये 2 मार्क्स का है, तो आपको बस इसके 2 पॉइंट्स को ही लिखना है कि वेवेल योजना आया कब, किस वायसराय ने लाया और इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसे आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि वायसराय वेवेल ने 4 जून 1945 को एक योजना की घोषणा की जो वेवेल योजना कहलाई, जिसमें निम्न बातें थी। 2 पॉइंट बस लिख दीजिए क्योंकि ये 2 मार्क्स का है। केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन, पहला पॉइंट। दूसरा, कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। ये 2 पॉइंट हो गया। इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं, यहाँ तक के शॉर्ट क्वेश्चंस के, आप उसे जाकर नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, चूँकि मैं इसे सिर्फ समझाऊंगी, इसका आंसर डिटेल में यहाँ करना पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ, एक कंसेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग इसे बुक से फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच रिफॉर्म्स वर proposed by the Indian National Congress between 1885 to 1905, यानी 1885 से 1905 के बाद क्या क्या सुधार किए गए थे, या सुधार के जो भी स्टेप्स थे क्या क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इस फेज़ में, पर्टिकुलर 1885 से 1905 तक का जो समय काल है उसके बीच क्या इनके सुधार के काम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विश डिवाइड बंगाल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने बंगाल को डिवाइड करने का क्यों चाहा, या क्यों उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया। तो इसका भी एक कंप्लीट एक आंसर है। नॉर्मली हम जानते हैं कि बंगाल क्रांतिकारी का केंद्र बन रहा था, और कहीं ना कहीं उन्होंने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को धर्म के आधार पर भी बांटने की कोशिश की थी, और उन्होंने ये तर्क दिया था कि चूँकि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है इसलिए प्रशासन में उन्हें क्षति होती है, प्रशासन करने में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो बंगाल को डिवाइड करे। लेकिन एक्चुअली उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहीं ना कहीं हमें यहाँ दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह। ये जो रॉलेट सत्याग्रह था, रॉलेट कानून और रॉलेट सत्याग्रह को आप लोग मिक्सअप नहीं करिएगा। रॉलेट कानून एक था जिसमें बहुत सारे प्रावधान थे, और उसी कानून के विरोध में ये सत्याग्रह किया गया था, जिसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या है, किस तरह से रॉलेट कानून को आप लोग थोड़ा सा डिफाइन करिए कि रॉलेट कानून कैसे आया, रॉलेट कानून से जुड़ा हुआ किस तरह से उसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ है, ये मास मूवमेंट का अंतिम विशाल मास मूवमेंट हमें देखने को मिलता है गांधी जी के द्वारा। तो उसकी विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना है। चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैं इसे पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जस्ट मैं सिर्फ क्वेश्चन को आप लोगों को समझा दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, व्हाई डिड इट फेल। क्रिप्स मिशन एक मिशन था जिसमें बहुत सारे सदस्य शामिल हुए थे, बेसिकली अंग्रेज जो लोग थे उनके द्वारा एक मिशन तैयार किया गया था, और इसके क्या क्या बेसिक प्रपोजल थे, यानी इसमें क्या क्या प्रावधानों की बात की गई थी, किन चीज़ों पर बल दिया गया था, उसके बारे में लिखना है। और उन प्रावधानों यानी उन प्रपोजल के बाद भी किस तरह से ये फेल कर गया, यानी उन प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो किस तरह से ये फेल हुआ उसे आपको यहाँ पर शो करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, आंसर एनी वन क्वेश्चन। ये आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है, चूँकि यहाँ पर 3 आप लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन देख लें, डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण थे, यानी इसके उदय के पीछे बहुत सारे, चूँकि हम जानते हैं किसी भी चीज़ के उदय में एक बहुत लंबा बैकग्राउंड रहता है, उसकी एक पृष्ठभूमि रहती है, तो उसके पृष्ठभूमि में कौन कौन से कारण थे वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट आउट द रीज़न एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके कारण क्या थे, उस आंदोलन के होने के क्या क्या कारण थे, उसके कारणों को लिखना है। किसी भी आंदोलन के होने के पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं, उसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे भी कारण थे, उन कारणों को आपको लिखना है, और उसका जो विशेषता थी उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, यानी इस आंदोलन को किस तरह से चलाया गया था, इसमें किन बातों पर जोर दिया गया था, कौन सी प्रक्रिया, कौन सी विधियां अपनाई गई थी, कौन से इंपॉर्टेंट काम किए गए थे, वो सारे सिग्निफिकेंस के तौर पे आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आउट द रीज़न बिहाइंड राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। हमें ये देखना है कि किस तरह से जो कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता जो है वो उसका उदय हुआ, ठीक है, उसका रीज़न लिखना है कि जो ये सांप्रदायिकता का उदय हुआ उसके पीछे के क्या कारण थे, रीज़न बिहाइंड राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया में उसके कारणों को दिखना है, और उसको आपको थोड़ा सा एनालिटिकल वे में उसका आंसर करना है, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को दिखाते हुए एनालाइज करना है। तो ये सारे क्वेश्चन है, जैसे हम सिलेबस से ही देख के समझ गए कि मास मूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों का आ गया, जैसे 3 मास मूवमेंट आप लोगों को दिखाया गया था, सिविल डिसोबीडियंस, नन कॉपरेशन, उससे पहले नन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस आया, ठीक है, नेशनल
कांग्रेस भी सिलेबस में था, तो नेशनल कांग्रेस के उदय के ऊपर आ चुका है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हम ये देखते हैं लास्ट में, कम्युनलिज्म वाला पार्ट से भी क्वेश्चन आया है। तो लगभग सिलेबस के पूरे पार्ट को कवर किया गया है क्वेश्चन में, तो आप लोग थ्रू आउट सिलेबस को फोकस करिए, तो अच्छे से आप लोग आंसर कर पाइएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी फॉलो करिए। अभी तक के लिए इतना ही।